adults. The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. जब कोई न्यू बॉर्न होता है या जब एग लाई करता है तो कंटिन्यूस क्या होता है उसका, जब तक वो बड़ा होता है वो कंटिन्यूस ग्रो करता है. इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने अडल्ट से. जैसे छोटे में पता चल जाता है कि हाँ ये इसका बेबी है या उसका बेबी है, बट कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है पता ही नहीं चल पाता है ये बेबी किसका है. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल है, एग से बनते हैं लार्वा. लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. प्यूपा एंड देन उसके बाद इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट. यू स्टडी इन क्लास 7th फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल. आपने क्लास 7th में कैटरपिलर के बारे में मतलब सिल्क के बारे में पढ़ा होगा, सिल्क वॉर्म के बारे में. एंड नाउ वी टेक another example of frog. Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. ऑब्जर्व करेंगे जब स्टार्टिंग एज हो रही है एग की और वो चेंज हो रहा है किसमें, अडल्ट में. वी फाइंड दैट दे आर द 3 डिस्टिंग स्टेजेस. हम फाइंड करेंगे कि 3 डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं. एग से टैडपोल, टैडपोल से अडल्ट. डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स विल बी सम डे बिकम फ्रॉग. नाउ लुक, अब इस फिगर में देखो आप, यहाँ पर क्या है, एक अर्ली टैडपोल दिखा रखा है. क्या इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक कंप्लीट फ्रॉग बनेगा? क्योंकि देखो जो टैडपोल है उसके आपको देख के लग रहा होगा पूंछ भी है अर्ली टैडपोल में भी और लेट टैडपोल में भी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मोथ. जो अडल्ट मोथ होती है, कंप्लीट मोथ जो बन जाता है बड़ा, अडल्ट में मोथ को बोलते हैं. बटरफ्लाई या फिर सिल्कवॉर्म का जो कंप्लीट चेंजेस है वो है मोथ. तो जब वो छोटा होता है वो बिल्कुल उससे मैच नहीं करता है, बट जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करता है वो उसी शेप में ही आ जाता है. द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. तो कभी कभी क्या होता है, जो फीचर्स होते हैं जो अडल्ट के होते हैं वो यंग वंस में फाउंड नहीं मिलते हैं. देन व्हाट हैपन टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर. फिर बाद में क्या होता है टैडपोल्स और कैटरपिलर्स के साथ. यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून. फिर आपको क्या देखने को मिलता है, एक सुंदर सा मोथ आपको देखने को मिलता है फ्रॉम cocoon. In case of tadpoles, they transfer into adults capable of jumping and swimming. Same tadpole में भी क्या होता है, वो भी स्विमिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस, जो ड्रास्टिक चेंजेस मतलब जो एकदम से चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस. देखो इस फिगर में देखो, जो फ्रॉग था जब वो छोटा था तो वो बिल्कुल अलग था अपने पेरेंट्स से, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ गए. तो ये जो एकदम से चेंजेस आते हैं, जो पूंछ थी उसकी पूंछ किस में चेंज हो गई, उसके लेग्स में. क्योंकि छोटे में तो आप, बड़े की पूंछ तो कभी फ्रॉग की होती ही नहीं है, बट छोटे में लगता है कि उसको शायद पीछे टेल है एक. फिर वो एकदम से किस में चेंज हो जाता है, उसके 2 लेग्स हो जाती हैं, शेप बिल्कुल वो ले लेता है फ्रॉग का. इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस चेंजेस, जो चेंजेस एकदम से आते हैं. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो. जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं. डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस में हम आ सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस स्टेज में. इन ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, जो बॉडी पार्ट्स उनके बड़े होने पर आएंगे वो उनके ऑलरेडी जब वो जन्म लेते हैं तब वो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स में आपका सिल्कवॉर्म और फ्रॉग में हमने पढ़ा मेटामॉर्फोसिस, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं इसमें, जो चेंजेस एकदम से आते हैं, जो बिल्कुल पहले अलग होते हैं और फिर जब वो बाद में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं. बट ह्यूमन बीइंग जो है मेटामॉर्फोसिस में नहीं आते हैं, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो वो बचपन में भी उनके पास वही सारे पार्ट्स होते हैं, जब वो बड़े होते हैं उनके पास सेम पार्ट्स ही होते हैं. Now, the topic is asexual reproduction. So far, we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. वो बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि reproduction some familiar animals में है, but जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे हमारे हाइड्रा हैं और हमारा अमीबा है, इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इन एक्टिविटी 9.3 एक परमानेंट स्लाइड्स लेने की बात कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप में, और आपको क्या दिखाई देगा, एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. आप इस फिगर में ध्यान से देखो, हाइड्रा के साइड से एक बल्जेस निकल रही है, बल्जेस जो कली की तरह निकल रही है उसकी बॉडी से अलग.
इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं। बल्जेस जो है वो डेवलप करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में और उनको बोलते हैं बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे फिगर में आपको हाइड्रा के एग्जाम्पल में ग्रीन कलर के आपको हाइड्रा नज़र आ रहे हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। ये हाइड्रा ऐसे ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसमें क्या निकलती है, एक बल्जेस निकलती है, बल्जेस से वो नया हाइड्रा प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद उस हाइड्रा से बल्जेस निकलती है एंड इट कैन प्रोड्यूस नेक्स्ट हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, जो बर्ड्स से निकल रहा है हाइड्रा में, जो ये प्रोसेस हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसको बोलते हैं बर्डिंग। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ बर्डिंग। Another method of sexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happen. एक अदर एग्जाम्पल्स लेंगे हम asexual reproduction का, वो है amoeba. You have learned about the structure of amoeba. You will call that amoeba is a single cell organisms. amoeba हमने previous chapter में पढ़ा था, एक single cell organism से बना होता है ये. It begins the presence of reproduction by the division of its nucleus into nuclei. ये प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन होती है डिवीजन ऑफ किसकी, न्यूक्लियस की इनटू न्यूक्लियाई। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग द न्यूक्लियस। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। जैसे फिगर में दिख रहा है, जो पिंक कलर का आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये सिंगल अमीबा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या होता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस दोनों के पास आ जाते हैं, तो वो बनते हैं डॉटर अमीबा। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है और इसी तरह से अमीबा का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स, जिसमें अपने जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है दो इंडिविजुअल्स में, वो कहलाता है बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम द बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, दीज आर द अदर मैथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस। यू हैव स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी और भी आपके मेथड हैं जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जो किस में आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। नाउ स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोडक्शन है जो एक सेम कॉपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एनी अदर लिविंग पार्ट्स और अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। The cloning of an animal was successfully performed for the first time by the Ian Wilmot and his colleagues at the Rosalind Institute in Edinburgh, Scotland. ये सबसे पहले क्लोनिंग सक्सेसफुल करी थी इयान विल्मट ने और उनके कलीग्स ने, और कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। ये सक्सेसफुली क्लोन इन्होंने बनाया था, उसका नाम था डॉली। डॉली जो है वो उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। और ये पहला मैमल था जो क्या प्रोड्यूस किया, किससे बना हुआ था, क्लोन से बना हुआ था। During the process of cloning, Dollia's cell was collected from the mammary gland of the female fin Dorset ship. Cell was collected from the mammary gland. किसकी mammary gland से collect किया गया, Dorset ship, जो A वाली ship है उसके mammary gland उससे लिया गया। Simultaneously, an egg was obtained from the Scottish blackface ivy. और egg किससे लिया गया, जो सेंटर में आपकी खड़ी है, blackface ivy. The nucleus was removed from the egg. जो एग उन्होंने कहाँ से लिया, ब्लैक फेस ईवी से लिया, उसके न्यूक्लियस को हटा दिया उन्होंने। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी हुज न्यूक्लियस हैज़ बिन रिमूव्ड। जो आपकी ब्लैक फेस ईवी बीच में खड़ी है, उसका इन्होंने न्यूक्लियस क्या कर दिया, एग में से न्यूक्लियस को हटा दिया, और जो डॉर्सेट थी उसका न्यूक्लियस उसके एग में डाल दिया। ठीक, द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटी ब्लैक फेस ईवी। और उस एग को कहाँ इम्प्लांटेड कर दिया, किसकी बॉडी में डाल दिया। पहले तो एग लिया किसकी बॉडी से था, ब्लैक फेस ईवी से, और मेमरी ग्लैंड ली थी डॉर्सेट शिप से। तो एग जो था उसको निकालने के बाद उसमें से न्यूक्लियस अलग कर दिया, एंड आफ्टर दैट डॉर्सेट शिप का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल के इन्होंने लास्ट में उसको ब्लैक फेस ईवी के अंदर डाल दिया। अब ब्लैक फेस ईवी जो है वो किसको जन्म देगी, डॉली को जन्म देगी। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलो नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। डेवलपमेंट होता रहा उस एग का और डॉली का जन्म हुआ। तो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉची ब्लैक ईवी। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द Scottish blackface ivy was removed.
Dolly did not show any character of the Scottish blackface Evie. Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset ship and produced several offspring of her own through the normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14 February 2003 due to a certain lung disease. देखो, जब उसका जन्म हुआ तो उसके अंदर कोई भी करेक्टर ब्लैक फेस ईवी के नहीं हुए, जबकि उसको बर्थ किसने दिया? ब्लैक फेस ईवी ने ही उसको बर्थ दिया था, लेकिन उसके अंदर करेक्टर किसके आए? डॉर्सेट शिप के करेक्टर आए। उसका रीज़न ये था कि डॉर्सेट शिप का जो न्यूक्लियस था वो ब्लैक फेस ईवी के एग के अंदर इम्प्लांटेड किया गया था, और जो न्यूक्लियस है उसी की वजह से जो हमारा जो डॉली का जन्म हुआ, न्यूक्लियस की ही वजह से सारे फीचर्स, सारे करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर किसके आए? डॉर्सेट शिप के आए। उसके बाद वो एक हेल्दी कॉलोन रही, उसने जो है वो बेबीज़ को जन्म दिया, ऑफस्प्रिंग्स हुए उसके भी, एंड 14 फरवरी 2003 को उसकी डेथ हो गई ड्यू टू द सर्टन लंग डिसीज़, क्योंकि उसको लंग डिसीज़ हो गई थी इसलिए। सिंस डॉली सेवरल अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, तो सेवरल अटैम्प्ट्स हैव जो हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और सून आफ्टर बर्थ, उसके बाद भी बहुत सारे जो है क्लोन मतलब मैमल्स बनाए गए, बट क्या हुआ, या तो वो पैदा होने से पहले ही मर गए या फिर पैदा होने के बाद मर गए। एंड क्लोन एनिमल्स आर मैनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज़। हुआ ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ मतलब वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थे, उनके अंदर कोई ना कोई कमी थी और वो पूरी तरीके से नहीं थे। ठीक, ये स्टोरी थी डॉली की कि ये एक हेल्दी क्लोन है और ये सबसे अब तक का सक्सेसफुल क्लोन था। This is all about your chapter 9, reproduction in animals. Thank you class, have a good day.